नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की ताजा रिपोर्ट की। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 62,610। अब तक की 2,093 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 107 ने गंवाई है जान। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कोविड-19 के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार पहुंच गई है। अब तक के संक्रमितों के मरीजों की संख्या 62,610 हो गई है, जबकि 2,093 लोगों की जान चली गई है। और इस महामारी से 41,350 लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं, जबकि 19,163 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,696 नए मामले सामने आए हैं और 109 लोगों की जान गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक के 59,662 केस सामने आए हैं। 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है, जिनमें 1,981 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17,847 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों को अमित शाह ने किया खारिज। कहा, मैं पूरी तरह स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। जी आपको बता दें कि अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर ट्विटर हैंडल पर अपने शुभचिंतकों को संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से कुछ मित्रों की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरे मृत्यु की भी ट्वीट पर दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपने काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। उन्होंने कहा कि परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दी कि मायावती ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, श्रम कानूनों से उद्योगों को छूट देना शोषणकारी कदम। जी आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर श्रम कानूनों से राज्य के कुछ उद्योगों को छूट देने के लिए निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि श्रमिकों का पहला ही बुरा हाल है। 8 के स्थान पर 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था फिर से देश में लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में इस समय के आदेश शोषणकारी हैं, जब कोरोना वायरस संकट में इन्हें ही सबसे ज्यादा सरकारी मदद और सहानुभूति की जरूरत है। मायावती ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस संकट के बीच श्रमिकों का सबसे बुरा हाल है। इसके बावजूद उनसे 8 की बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था फिर से लागू करना अति दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब अगली खबर बता दें कि सूरत में मजदूरों का फिर से प्रदर्शन, घर जाने की मांग। जी हम बात कर रहे हैं कि गुजरात के सूरत में प्रवासी श्रमिकों ने शनिवार को फिर से अपने मूल राज्य वापस भेजने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जिला के संयुक्त पुलिस कमिश्नर DN पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह करीब 8 बजे 500 से 1000 की यात्रा में श्रमिक इकट्ठा हो गए और अपने राज्य वापस भेजने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिस दौरान भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए उचित बल प्रयोग किया गया। करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इतने ही लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि इससे पहले भी कई बार मजदूर घर वापस भेजे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से मजदूर लोग अपने राज्य जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और जाने के लिए परेशान है, उसमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर बता दें कि गुजरात में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अहमदाबाद भेजे गए AIMS डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। जी आपको बता दें कोरोना वायरस के चपेट में आने वालों के मामले में महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा राज्य बनकर उभरा है जो दूसरे नंबर पर है। गुजरात में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह आंकड़ा 7,000 के पार कर चुका है। कोविड-19 से अकेले अहमदाबाद जिले में राज्य की 76% से ज्यादा जान जा चुकी है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सोनेजा को अहमदाबाद भेजा गया है। एम्स डायरेक्टर को केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की स्थिति को देखने और वहां के डॉक्टरों को गाइडलाइन करने के लिए भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केंद्र से मिले निर्देश के बाद गुलेरिया और एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष सुनेजा शुक्रवार शाम भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से अहमदाबाद रवाना हुए। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा पीएम केयर्स फंड का कहां और किस तरह हो रहा इस्तेमाल, देश को होनी चाहिए जानकारी। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर पीएम केयर्स फंड में दान में मिली राशि को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार देर रात पीएम केयर्स फंड को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पीएम को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड के पैसे को ऑडिट किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बड़े पैमाने पर योगदान किया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को पता चले कि सरकार इस फंड को कहां किस तरह खर्च करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले भी कोरोना से निपटने को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को बताया चाहिए कि पीएम केयर्स फंड में किसने कितनी राशि का दान दिया है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। शनिवार को एक ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने फिर से फंड को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बड़ोदरा शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 15 मई से पहले फिर से शुरू हो सकती है घरेलू उड़ानें। उड़ान मंत्री बोले योजना पर हो रहा है काम। जी हम बात करें कि देश में घरेलू उड़ान संचालन एक सप्ताह के भीतर फिर से शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार 15 मई से घरेलू उड़ान संचालन फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन से पहले ही सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी थी। कोरोना वायरस संकट में उड़ानों पर लगी रोक हटने से विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को अपने गृह राज्य पहुंचने में आसानी होगी। आउटलुक पत्रिका के साथ एक विशेष बातचीत में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम 15 मई से पहले भी घरेलू उड़ान संचालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और अब बता दें कि इस लॉकडाउन पर घर बैठे अप्लाई करें ई टोकन, शराब की दुकान पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। जी हम बात करें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद शराब की दुकानों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजधानी दिल्ली में हालात इतने बुरे हो गए कि कुछ ही घंटों में दुकानों को बंद करना पड़ा। दुकानों पर लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने अब अहम फैसला लिया है, जिसके तहत टोकन सिस्टम के जरिए शराब का वितरण होगा। इससे लोग शराब खरीदने के दौरान कोरोना के संक्रमण से बच सकेंगे। दिल्ली में आपको शराब का ई टोकन लेने के लिए www.qtoken.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वहां पर कोई एक सरकारी पहचान पत्र और नाम दर्ज करना होगा। इस दौरान आपको पता और मोबाइल नंबर भी देना होगा। आप अपने नजदीकी दुकान के लिए टोकन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद आपको ई टोकन मिल जाएगा और इस टोकन पर शराब खरीदने की तारीख और समय लिखा होगा। इस निश्चित समय पर जाकर आप शराब खरीद सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि टोकन पर दिए गए समय से पहले किसी को भी शराब नहीं दी जाएगी। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि मंदिर में भागवत पुराण करा रहे बीजेपी नेता समेत 4 गिरफ्तार, लॉकडाउन का किया उल्लंघन। जी हम बात करें कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन लागू है। सरकार ने सभी तरह की सभाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी बीच केरल में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ रोकने के लिए लागू नियम का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा के एक नेता और मंदिर के एक प्रमुख समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंदिर के प्रमुख पर आरोप है कि उसने मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भीड़ एकत्र की थी। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा श्रम कानून को स्थगित करना बेहद आपत्तिजनक, योगी सरकार से मांगा इस्तीफा।
जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून को 3 साल के लिए स्थगित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को गरीबों की ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हितों की चिंता है। भाजपा ने महंगाई बढ़ाने का कुचक्र तो रचा ही है, साथ ही मजदूरों के शोषण के लिए भी रास्ता खोल दिए हैं। भाजपा सरकार के इन जन विरोधी निर्णयों से जनता में गहरा आक्रोश है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश से मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक अब जल्द आ सकेंगे छत्तीसगढ़। वापसी के लिए राज्य सरकार ने 4 ट्रेनें की हैं कंफर्म। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कंफर्म कर दिया है। इन ट्रेनों में आने वाले इन लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप में अप्लाई करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऐप का लिंक जारी कर दिया है। इन ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकट में पड़े लोगों अथवा चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ही सफर की अनुमति होगी। राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो जहां पर है वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहे। जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराए। जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलते जाएगी, ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जहां ज्यादा लोग हैं वहां अनुमति पश्चात कई चरणों में ट्रेन चलाई जाएगी। और अब बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने और एडवांस में फीस नहीं लेने के हैं आदेश। जी हम बात करें कोरोना संकट के समय महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों के परिजनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। परिजनों को 2020 और 21 सत्र में बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। सरकार ने ऐलान किया है कि स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा बकाया फीस देने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। कोरोना से पहले संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला अभिभावकों के लिए बड़ी सौगात है। अभिभावकों से अब 2020 और 21 के सत्र के लिए स्कूल फीस बढ़ाकर नहीं लेंगे। इसके अलावा 2019 और 20 और 2020 और 21 की फीस एक साथ देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। और अब जान लेते क्या है देश भर में मौसम का हाल। देश के इन 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हम बात करें कि रविवार से इन 5 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होगा, जो अगले हफ्ते की शुरुआत तक जारी रहेगा। रविवार से आपको बता दें कि तेज हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा, जो अगले हफ्ते की शुरुआत तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस की महामारी के बीच इस समय उत्तर भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है। दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि शनिवार रविवार से उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होगा, जो अगले हफ्ते की शुरुआत तक जारी रहेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।